नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या क्या बात करने वाले हैं आप जरा बताओगे। हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज चैप्टर की। चतुर्भुज चैप्टर चल रहा है ना, उस एक्सरसाइज को हम आज आगे बढ़ाएंगे, मतलब परिचय को आगे बढ़ाएंगे। अगर जहां तक हमने बताया है वहां तक के आपके कोई भी कमेंट्स नहीं आए हैं, इसका मतलब कि सारी चीजें क्लियर है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग कमेंट करके बता दिया करो ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको तो चीजें क्लियर हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजिंग रहती है कि आप लोग कमेंट्स नहीं किए हो तो आपको समझ में अच्छे से आ गया है इसलिए कमेंट नहीं किए हो, या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा इसलिए कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब मुझे कंफ्यूज में इस चीज को हूँ। तो आपको कोई भी अगर अच्छे समझ में आएगा तो भी एक छोटा सा कमेंट कर दो कि सर आपका ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को सभी लोग कमेंट कर दिया करो। भले जितने लोग देखते हो, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 50 लोग, 40 लोग, 1 लोग, 2 लोग, जितने लोग देखते हो सभी लोग कमेंट जरूर कर दिया करो वीडियो में, ताकि इससे जो होता है थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ मैं भी, और अच्छी अच्छी वीडियो और भी बेहतरीन तरीके से इंटरेस्टिंग बना करके चैप्टर को पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब आपके द्वारा ही संभव है। अगर आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आपको डीमोटिवेट होने नहीं देंगे, इस बात को लिख कर रख लो, ठीक है। तो बताइए क्या इस क्लास का आगाज किया जाए। बताइए बताइए क्या आज की इस क्लास का आगाज किया जाए। पता है आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ। जोक सुनोगे? आपको एक मैं जोक सुनाता हूँ, काफी दिन से एक जोक नहीं सुना है। पता एक बार की बात होती है कि एक बार जो होता है कि एक बहुत भीड़ जमा हो गई होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, रोड पर। तो एक जो है तो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसमें बहुत से लोग होते हैं। कोशिश की उसमें, मतलब कि भीड़ में बहुत सारी भीड़ जो इकट्ठा हुई है, एक्सीडेंट हो गया तो भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी थी। तो उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे, सब देख रहे थे आखिर कौन मर गया, कैसे मर गया। तो इस बात को देख करके एक पप्पू नाम का लड़का था, उसे देखने का मौका नहीं मिल रहा था। वो कभी नीचे से टांग से घुस के ऐसे ऐसे देखता, कभी ऊपर से ऐसे देखता लोगों के ऊपर चढ़ चढ़ के, लेकिन अफसोस वो देख ही नहीं पा रहा था आखिर एक्सीडेंट किसका है। तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने क्या कहा, पप्पू के दिमाग में एक आइडिया, और वो कहता है हट जाओ सभी लोग, हट जाओ सभी लोग, ये मेरा बाप है। अब हट जाओ सभी लोग, मेरा बाप मरा है, हटो। तो भाई जितने लोग भीड़ में थे वो सब लोग उसे ऐसे देखने लगे, अरे इसका बाप है, ये ऐसे देखने लगे सब लोग। सब लोग रास्ता देते गए। बेचारा पप्पू एकदम से उस एक्सीडेंटल के पास एकदम से पहुंच गया। जब पहुंच गया तो उसको देखा, वहां पर एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ था। मजा आया? मजा आया या नहीं मजा आया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब सोचिए, इसी वहां तीव्र सभी लोग जो है उसको देखने लगे कि भाई अब जो उसने चिल्लाया कि यहाँ पे मेरा बाप है, मेरा बाप मरा है, मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ है, तो सभी लोग क्या हुए, हट गए। तो हटने गए, हटते गए, तो देखते गए, हटते गए। बिल्कुल वो एकदम उस एक्सीडेंट के पास पहुंच गया और देखा तो वहां पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। अब सोचो उसने बाप को जो है अपने एक कुत्ते को ही अपना बाप बना डाला। मतलब क्या ही होता है, जोक बनाने वाले भी कहते हैं खतरनाक होते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को जो, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्लास को शुरू करने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले क्या, क्लास को शुरू करने से पहले क्या सीधा क्लास शुरू करते हैं कि? चलिए आइए, लास्ट टाइम हम लोग जहां तक पहुंचे थे उसके आगे पहले बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग चीजों पर गौर करेंगे। तो जी ये देखो, ये देखो, इसको जो है हम लोग पढ़ लिए थे। चतुर्भुज के समांतर होने के लिए अन्य प्रतिबिंब क्या होते हैं, आज यहीं से शुरुआत करनी है। तो चलिए, हमने चतुर्भुज पढ़ लिया था, सारे चतुर्भुज नहीं हुए थे। समलंब ये क्या है हमारा चतुर्भुज, चतुर्भुज में पढ़ लिए थे। चतुर्भुज के भुजाएं शीर्ष क्या होते हैं पढ़ लिए थे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये भी पढ़ लिए थे। चतुर्भुज के प्रकार कौन होते हैं, समलंब चतुर्भुज बता दिया था। क्या होता है समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है।
सममुख भुजाओं का एक युग्म कम से कम समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज अभी बताना है। इसके पहले मैंने आयत बता दिया था, ऐसा चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं का दोनों युग्म बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत होता है। लेट्स यहाँ पर देख सकते हो फिगर भी। सम चतुर्भुज नहीं बताया था, इसको भी आज ही बताना है। और इसके बाद ये वर्ग बता दिया था, एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग होता है, इसको मैंने बता दिया था। समांतर चतुर्भुज के गुण यहाँ पे पहुंचने से पहले अब दो चीजें इसमें बची हैं, दो चीजें बची हुई हैं। कौन कौन सी? एक बची है समांतर चतुर्भुज और एक बची है सम चतुर्भुज। इन्हीं दोनों को मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था। तो आइए आज के इस क्लास में हम यही सीखेंगे, एक सम चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए आज हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, क्लास 9, ठीक है ना, चैप्टर 8, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज ये एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मैंने इससे पहले आपको जो पढ़ाया था क्या? समलंब चतुर्भुज। जब आपको मैंने समलंब बताया था तो समलंब ऐसे बनता था, उसमें समूह भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता था, ये। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होंगे, ये इसके ये, ठीक ना। तो सम्मुख भुजाओं के जो युग्म होते हैं इसमें समांतर होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का हम फिगर बनाते हैं। आइए फिगर बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज आपका जो बनता है वो ऐसे बनता है, एक लाइन ऐसे आती है टेढ़ी टेढ़ी, फिर एक लाइन ऐसे जाती है, फिर एक लाइन ऐसे जाती है टेढ़ी टेढ़ी, और फिर एक लाइन यहाँ से भी ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा टेढ़ा जैसे रखा हुआ है। ये फिगर अब थोड़ा सही दिख रहा है ना। ये मान लो समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये वाली इसके समांतर है और ये इसमें समांतर है। समूह भुजाओं के इसमें क्या होता है? दोनों युग्म समांतर होता है। ये ए है, ये बी डाल देते हैं, इसको सी डाल देते हैं, इसको डी। तो देखो समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, इसका मतलब जो ए बी है, आपकी जो ए बी साइड है वो समांतर होगी सी डी साइड के, और साथ में ये जो एडी साइड है, एडी साइड वो समांतर हो जाएगा इस बीसी साइड के। बताओ समझ में आया कि नहीं बात? क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? समांतर चतुर्भुज के मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज के जो एंगल होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। उसके बाद एक बात और भी याद रखना कि इसमें समांतर भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तो होते ही हैं, साथ में सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर भी होती हैं, ठीक है ना। सम्मुख भुजाएं इसमें बराबर भी होती हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये सी डी हो जाएगा या डी सी, और इधर से ए डी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगा? इस बी सी के बराबर, ठीक है ना। ये भी याद रखना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के। आप इन चीजों को ध्यान से देखिए, मुझे बताइए कि आपको कहां पर समझ में आया। समांतर चतुर्भुज के मैंने बता दिया कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया दोनों भुजाओं के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं, ये भी मैंने बताया। सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी याद रखना। और एक और बहुत बड़ी बात इसका कि समांतर चतुर्भुज का भी एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में
विभाजित करता है। आज हम इस चीज को भी प्रूव करके देखेंगे। समांतर चतुर्भुज का जो एक विकर्ण होता है, ये जो मैंने विकर्ण खींच दिया, ये विकर्ण जो होता है ये इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। नई बात समझ आई? क्या आपको यहां तक बातें समझ में नहीं आई क्या? क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर नहीं हुई? क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? आप लोग मुझे बताइए। अगर क्लियर हो गया है तो कोई बात नहीं, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बताइए। ये बात समझ आ गई कि जो एक चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज, उसके सम्मुख भुजाओं का एक दोनों युग्म क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, कोण भी सम्मुख बराबर होते हैं, और इसका जो विकर्ण होता है एक उससे दो इक्वल त्रिभुजों में, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या करता है? बांटता है, और सम्मुख भुजाएं तो समांतर होती है, ठीक है ना। ये होता है समांतर चतुर्भुज के कुछ नियम, कायदे, कानून, ठीक है ना। और देखिए इसमें भी वही चीज दिखाया गया है, लेकिन इसमें पूरी बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप जो मैंने बताया उस बात को याद रखना। आगे आते हैं, एक समचतुर्भुज होता है। इस समचतुर्भुज को भी जान लो। समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। याद रखना, यहाँ पर एक वर्ड आया है कि इसकी सभी भुजाएं तो बराबर होंगी, इसकी सभी भुजाएं तो बराबर होंगी, लेकिन 90 अंश कोण नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके 90 अंश कोण हो जाएंगे तो इसमें और वर्ग में फर्क ही क्या रह जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या हम समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं? क्या हम समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं? आप लोग में से कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या हम समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं या फिर नहीं? बोलिए, क्या आप लोग बिल्कुल से तैयार हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर दो चीजों में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। आपको तो ये बात समझ आ गई ना कि समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज हो लेकिन समांतर चतुर्भुज हो, जिसमें चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हो, वो होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में बस एक ही चीज का फर्क होता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन समांतर चतुर्भुज में सिर्फ इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल होती है। तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। तो अब मैं कह दूं कि क्या मैं समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कह सकता हूं? क्या मैं समचतुर्भुज कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? मुझे बताओ। चलो, अब आप लोगों के पास पहला तो क्वेश्चन यहीं पर यही बनता है कि मैं अगर आप लोग से पूछूं तो क्या आप लोग समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज क्यों कह सकते हो? तो चलिए इन दोनों के गुणों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो चलिए, हालांकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा, जिसमें सभी भुजाएं बराबर, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो होता ही होगा। कैसे? चलिए, ये हमने बना दिए एक समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को अगर नहीं, सम चतुर्भुज को अगर समांतर चतुर्भुज होना है, यानी ये ऐसे जाएगा, इधर जा रहा है, तो अगर इसमें जाना है तो इसको इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होगा। तो समांतर चतुर्भुज ये कहता है, समांतर चतुर्भुज ये कहता है कि मेरी अपोजिट साइड बराबर होती है। तो ये भी कहता है कि जब मेरी सारी साइड बराबर होती है तो मेरी भी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है।
और उसने बोला है कि जब ये समांतर चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है इसके भी अपोजिट एंगल बराबर, तो इसके भी अपोजिट एंगल बराबर ही होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका भी जो विकर्ण होता है इसे दो इक्वल त्रिभुजों में बांटता है, समांतर त्रिभुजों में बांटता है, और इसका भी जो है कि दो समांतर त्रिभुजों में बांटता है। तो इसका मतलब कि ये इसकी सारी गुणों को संपन्न करता है, फॉलो करता है। तो इसका मतलब कि हम सब चतुर्भुज को, सम चतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है ना, ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या? क्या यहां तक कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, तो आप याद रखना कि सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है या हो सकता है, ये भी कह सकते हो। अब इसके बाद एक चीज और आता है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो हमारा अभी मैंने बताया, समांतर चतुर्भुज और यहां पर आयत, इन आयत चतुर्भुज, इन दोनों में क्या ये चीज इसमें जा सकता है या फिर ये चीज इसमें आ सकता है? चलिए आप लोग में से मुझे बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा सही होगा। क्या समांतर चतुर्भुज आयत होता है या आयत समांतर चतुर्भुज होता है? चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, दिमाग लगाओ। चलिए दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओ, दिमाग वगैरह कुछ नहीं होने वाला। जब आप दिमाग लगाओगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी, और जब चीजें आसान लगेंगी तो आप खुद ब खुद चीजों को हैंडल कर सकते हो। क्या किसी के दिमाग में किसी भी तरह का आइडिया आया कि अगर समांतर चतुर्भुज को आयत होना है तो क्या होना चाहिए, और अगर आयत को समांतर सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं इससे पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर कभी भी आपको आयत को जिस चीज दिखाना होता है, अगर जिस चीज को जो भी चीज सिद्ध करना है, तो जो चीज सिद्ध करना है उसकी जो कंडीशंस होती हैं, उसे जिसे सिद्ध करना होता है उसे भी वो चीजें फॉलो करना होता है, तो वो चीज उसका मतलब कि उसमें आएगा। ठीक है ना सर जी, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर मैं कह दूं अगर आप पुलिस की भर्ती में जाना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, आप दरोगा बनना चाहते हो, तो आपको दरोगा के पढ़ने के लिए, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो दरोगा के बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो सारा कुछ पता होना चाहिए ना, तभी तो आप दरोगा बन पाओगे। तो अगर आपको दरोगा बनना है तो दरोगा वाली कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको क्या बनना है, आपको अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको उसकी कंडीशन को फॉलो करना होगा कि भैया आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको रेलवे में जाना है तो रेलवे की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा कि भैया रेलवे में पढ़ जाना है तो हमें ये चीज पढ़ना पड़ेगा। रेलवे भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगराइज होती हैं, उसमें से आप किस में जाना चाहते हो, ग्रुप डी में जाना चाहते हो, ग्रुप सी में जाना चाहते हो, एनटीपीसी में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो, उसकी भी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर आप एरोप्लेन में जाना चाहते हो, मतलब एयरमैन बनना चाहते हो, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो, तो एयरफोर्स में क्या जाने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है उसकी कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको सेना में जाना है तो सेना में जाने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको वायुसेना, जल सेना, थल सेना, जो भी सेना में जाना चाहते हो उन सभी सेनाओं का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। उस सेना के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, उस सेना के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, वरना आप डिसेलेक्ट हो जाओगे। बताइए क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? तो उसी तरह से अगर आयत को समांतर चतुर्भुज आपको प्रूव करना है, अगर आप आयत को समांतर चतुर्भुज प्रूव करना चाहते हो, तो आयत को अगर आप समांतर प्रूव करना चाहते हो तो आयत को समांतर वाली कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। आयत को समांतर प्रूव करना है, अगर आप ये चाहते हो कि हम आयत को दिखा दें समांतर चतुर्भुज, तो समांतर जो कहता है उसे आयत को करना होगा, और अगर समांतर को चाहते हो कि हम इसे आयत बना दें तो आयत जो कहता है वो समांतर को प्रूव करना होगा। तो आपको जो बनना है उसकी कंडीशन को फॉलो करना होगा। बताया ना आपको, अगर पुलिस बनना है तो पुलिस की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आयत को समांतर चतुर्भुज बनना है तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो लेट्स चेक इट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या आयत हो सकता है, यहां से कंडीशन शुरू होती है। तो अगर समांतर चतुर्भुज को आयत बनना है तो आयत की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज को। तो चलो हम पहले सीख लेते हैं ये वाला
कि आयत को समांतर चतुर्भुज कैसे बनाया जाए, इसको इसमें जाना है, ठीक है ना, इसमें हम लेके जाते हैं। तो आयत में जाने के लिए पहली आयत की कंडीशन नंबर 1, इसकी कंडीशन पहली क्या है, इसकी कंडीशन पहली ये है कि मेरी अपोजिट साइड बराबर होती है, मतलब कि मेरे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज भी कहता है कि भैया मेरी भी तो समांतर भुजाएं, मतलब कि अपोजिट भुजाएं क्या होती हैं, समान बराबर होती हैं, नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आयत होता है उसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होती हैं, हालांकि आयत में भी समांतर ही होती हैं, ठीक है ना, यहां तक हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपको देखना है क्या, कि आयत ये कहता है कि मेरे दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल काटते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते हैं। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। इसका मतलब यहाँ पर तो कंडीशन पहली तो फॉलो हो गई, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन फॉलो अप नहीं हो रही है, इन दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर आप चाहते हो कि नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तीसरी कंडीशन आयत को समांतर को आयत प्रूफ करने के लिए, आयत कहता है मेरे सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन ये तो कहता है कि मेरे सिर्फ सम्मुख कोण ही आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है, सारी चीजें दोनों में अलग चल रही हैं। तो इसका मतलब कि आयत तो समांतर नहीं समांतर को हम आयत नहीं प्रूव कर सकते, समांतर आयत में नहीं आ सकता है, समांतर डी सिलेक्ट हो गया आयत में आने के लिए। अब चलते हैं चेक करते हैं क्या आयत जो है वो आ सकता है समांतर में या नहीं आ सकता। अब देखते हैं क्या आयत जो है आपका, अब आयत को ले चलते हैं किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तो अगर इसे समांतर बनना है तो इसके समांतर वाली गुणों को फॉलो करना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के। तो समांतर चतुर्भुज कहेगा, अब अभी तक ये कह रहा था, अब समांतर में जाना है तो समांतर कंडीशन नंबर 1 रखता है कि मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत समांतर चतुर्भुज कहता है कि मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बोलिए सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो देखो चीजें बराबर होनी चाहिए, असमान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो बराबर कहता है तो इसमें बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर गलत है, अगर इसमें बराबर नहीं है इसमें बराबर आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो चीज बराबर है उसकी ये चीज भी उसकी बराबर होना चाहिए, उसकी जो चीज बराबर नहीं है उसको इससे कोई मतलब नहीं। बस बराबर चीजों को, जो इसकी चीज बराबर होती है वही चीज इसके भी बराबर होनी चाहिए बस। देखो तो समांतर चतुर्भुज कहता है कि मेरी सम्मुख भुजाएं, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहता है मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत भी कहता है, ये लो आयत हो गया, आयत भी कहता है मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर समांतर चतुर्भुज कहता है मेरे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कितने होते हैं इससे मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मुझे ये बताओ बच्चा पार्टी कि अब जब इसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं तो सम्मुख कोण तो 90-90 के हो गए ना, तो सम्मुख कोण बराबर ना हो गए, बिल्कुल हो गए। तो दूसरी कंडीशन भी इसकी फॉलो कर दिया। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि मेरा जो एक विकर्ण होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो ये भी कहता है, हमको पागल समझ रखे हो क्या, हमारा भी तो एक विकर्ण उसे दो इक्वल पार्ट में दो बराबर त्रिभुजों में, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ओके, इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, बस अब कोई कंडीशन नहीं है, बस हो गया। अब इसके अलावा उसमें और कुछ बराबर होता है, बताओ और क्या बराबर होती है। अगर आप चाहते हो कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो भाई जब इसमें बराबर हैं, ये भुजाएं इसके बराबर जा रही है, इसके बीच का 90 डिग्री है, तो ये भी 90 ये भी 90, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो कोणों के बीच का ये भी 90 ये भी 90, तो वो रेखाओं क्या होती हैं, दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, समांतर दूरी पर होती हैं। जब उसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो कंडीशन ये तो क्लियर हो चुकी है कि जो ये चतुर्भुज बना हुआ है ये एक समांतर चतुर्भुज ही हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि है ही, लेकिन आयत जो है वो समांतर में जाने के योग्य है, लेकिन समांतर इसमें आने के योग्य नहीं है। तो जो ऊपर वाली कंडीशन है वो गलत है, नीचे वाली आपकी कंडीशन एकदम सही है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये चीजें होती हैं बच्चा पार्टी किसमें, समझने के लिए अगर समांतर को आयत में जाना। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं क्या आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो यस। मैं पूछूं क्या समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है, तो नहीं। ठीक है, ओके। अभी मैंने बताया क्या समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो यस। लेकिन मैं पूछूं क्या समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है, नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज पहले ही कह देता है
समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज बनाना है तो समचतुर्भुज पहले ही कहता है मेरी सारी भुजाएं बराबर होती हैं बाबा, तो वो समांतर चतुर्भुज हट जाता है। अरे भैया तुम्हारे तो सारी भुजाएं बराबर है, हमारे सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसका मतलब चलो कट लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज ना तो आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज ना ही समचतुर्भुज हो सकता है। अब आगे हम तरह देख लेते हैं क्या आयत जो होता है वो समचतुर्भुज हो सकता है। और इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं आयत और यहाँ पर रख लेते हैं, पहले चलो समचतुर्भुज के साथ देख लेते हैं, दोनों में कंडीशन देख लेते हैं कौन किस में जा सकता है। तो पहली कंडीशन अगर मैं कह दूं क्या आयत समचतुर्भुज हो सकता है और मैं पूछूं क्या समचतुर्भुज आयत हो सकता है, तो दोनों को देखते हैं। हो सकता है दोनों एक दूसरे को हो सकते हैं और हो सकता है दोनों ही ना हो, दोनों कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोई ना कोई कंडीशन बनेगी या तो होगा कोई ना कोई, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि ना हो। तो चलिए इसमें भी वही लड़ाइयां लड़ने वाले हैं हम लोग। क्या आयत समचतुर्भुज हो सकता है, क्या आयत समचतुर्भुज हो सकता है या फिर क्या समचतुर्भुज आयत हो सकता है, बताइए। किसी को समझ में ना आया हो तो भी बताइए, अगर समझ में आ गया है तरीका तो भी बताइए। अब पहली कंडीशन देखते हैं क्या आयत समचतुर्भुज हो सकता है। तो अगर आयत को समचतुर्भुज बनना है तो समचतुर्भुज जो कहेगा वो इसे करना पड़ेगा। तो समचतुर्भुज ये कहता है कि मेरी मेरी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है, मेरी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत कहता है मेरी सिर्फ अपोजिट साइड ही बराबर होती है। तो पहली कंडीशन फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब ये इसमें जाएगा, तो आप कहोगे सर जी कतई नहीं जाएगा, तो पहली कंडीशन तो गलत हो गई। आप इस तरह से फिगर बनाकर इस तरह से आप कट कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। बना लेना इस चीज को, पीछे वाला भी ऐसे बना लेना। अब मैं पूछता हूँ क्या समचतुर्भुज आयत में आ सकता है, तो अगर समचतुर्भुज को आयत बनना है तो आयत जो कहेगा वो सम को करना पड़ेगा। तो आयत कहता है मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज की तो सम्मुख भुजा बराबर होंगी, जिसका मतलब पहली कंडीशन दोनों की फॉलो अप। फिर आयत कहता है मेरे सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये कोई बात ना हुई। ये कहता है कि मेरे सारे कोण बराबर होते हैं, तो ये कहता है मेरे सारे कोण तो बराबर ही नहीं होते, मेरे सिर्फ अपोजिट कोण बराबर होते हैं, तो ये भी कंडीशन गलत हो गई। चलो कोई बात नहीं। आयत कहता है मेरा एक विकर्ण उसे दो बराबर भागों में बांटता है, दो सर्वांग समत्रिभुजों में, तो ये भी कहता है कि यहाँ पर भी सही है, ठीक है। उसके बाद आयत कहता है, हाँ यहाँ पर एक कंडीशन इसने फॉलो अप नहीं किया, क्या कि जो समचतुर्भुज है आयत की सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके भी तो सम्मुख कोण बराबर हुए ना, तो इसका मतलब ये इसमें जाने योग्य है, ये जा भी सकता है, ठीक है ना। तो ये इसमें जा सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक, क्या कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आते हैं जरा देख लेते हैं क्या क्या जो वर्ग होता है क्या होता है, जो वर्ग होता है वो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं जरा। अब बात आती है कि जरा एक वर्ग होता है, वर्ग के साथ भी इसकी कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर है आपका वर्ग। अब जरा इसमें भी देख लेते हैं कि क्या जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है या फिर आयत वर्ग हो सकता है। तो ये रहा आपका आयत, ये रहा आपका वर्ग। थोड़ा सा इसको देखकर फिगर देख करके आपको कुछ अंदाजा लग जाता है, इसलिए मैंने फिगर बना दिया। चलो अब मुझे बताओ कि आयत वर्ग हो सकता है या वर्ग आयत हो सकता है, क्या आप में से कोई बता सकता है। वर्ग आयत आयत वर्ग, वर्ग आयत आयत वर्ग, आप में से कोई भी मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, वर्ग आयत होगा या फिर आयत वर्ग होगा। जो आपको समझ में आए आप वो बताइए, किसी के कहने पर आप अपना रास्ता मत चेंज करो, बताइए आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सही है। सही है, कुछ समझ में आया। चलिए हम पहले चेक करते हैं कि क्या आयत वर्ग हो सकता है। तो वर्ग होने के लिए वर्ग कहता है मेरी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये कहता है मेरी बराबर ही नहीं होती, अब भुजा ही बराबर होती है, तो चलो हटाओ, इसका मतलब ये इसमें नहीं आता।
अब आते हैं आयत को वर्ग में ले चलते हैं, मतलब वर्ग को आयत में। तो आयत कहता है मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसने कहा मुझे बहुभुज समझ रखा है, क्या बचा, जब मेरी सारी भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है सम्मुख भुजा बराबर होगी। अरे घन चक्करों, अगर एक ही तुम्हारे पास वर्ग है ये 4 सेंटीमीटर, तो इसकी सारी भुजाएं 4 ही तो होंगी, तभी तो इसकी सारी भुजाएं बराबर। जब सारी भुजाएं बराबर तो देखो ना सम्मुख भुजा भी तो बराबर ही है, ये भी 4 ये भी 4, है ना। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो इसने फॉलो अप कर दिया आयत की। फिर आयत ये कहता है कि मेरे सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये कहता है हम तो 90 डिग्री वाले हैं, तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो अप हो गई इन दोनों की। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि मेरे दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये भी कहता है रे नया खिलाड़ी ही लगता है, मेरी भी सारी भुजाएं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यह कहता है कि मेरा विकर्ण जो होता है उसे एक विकर्ण उसे दो इक्वल दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है, तो ये भी कहता है हम तो बांटते हैं। तो चलो ठीक है, तो कहता है चलो आ जाओ हमारे कैटेगरी के हो, तो ये इसमें जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो वर्ग होता है वो आयत तो हो सकता है, तो ये आयत वर्ग नहीं हो सकता लेकिन वर्ग आयत हो सकता है, यही इस क्वेश्चन में बताना था। मुझे उम्मीद है कि ये चीज भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हुआ हो तो। चलिए आते हैं आगे। अब एक चीज और बचा है, क्या, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। अगर मैं पूछ लूं कि जो वर्ग होता है क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्या वर्ग जो होता है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर वर्ग को समांतर बनना है तो समांतर कहता है कि मेरी अपोजिट भुजाएं बराबर, ये भी कहता है बराबर, मेरे दोनों मेरे और क्या बराबर, इसमें सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण ये इसके भी बराबर, तो ये इसमें जा सकता है वर्ग, ठीक है। अब मैं पूछूं क्या ये इसमें आ सकता है, तो नहीं आ सकता, वही कंडीशन, क्योंकि वर्ग कहेगा मेरी चारों भुजाएं बराबर, पहले हट जाएगा कि मेरी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो चला करती हैं, ये जो चीजें होती हैं बच्चों इसी तरह से चलती हैं, और इन चीजों के साथ लड़ना एक अपने आप में एक अपने आप में एक कहने मतलब कि वो है, क्या है, अपने आप में एक संघर्ष है, अपने आप में एक अलग ही रुतबा है इस चीज को। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दिया करो वीडियोस। अब आगे बढ़ते हैं, चलें अब आगे, आइए आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्या है उस चीज को भी देखते हैं। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, वर्ग भी हम लोग सीख लिए, समांतर चतुर्भुज के गुण, ये भी समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हैं, इन पर हम नजर डाल लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा क्या, चलो देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण की बात हम कर रहे हैं, गुण। देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण, अब कोई भी चीज समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, वो भी सर्वांगसम। तो यहाँ पर ये जो सर्वांगसम वर्ड आया है वो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये आपका हो गया सर्वांगसम त्रिभुज, ये हो गया आपका एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, एक विकर्ण मैंने मिला दिया, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ओके, इस चीज को हम प्रूव करके भी देखेंगे, ठीक है ना, आप टेंशन मतलब इस चीज को प्रूव करके भी बताऊंगा कि किस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आखिर किस तरह से समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण मिलाने पर वो दो समांतर चतुर्भुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है, कैसे वो चीज हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, टाइम बचेगा तो आज ही बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो पे। अब देखो अगला वीडियो, एक समांतर चतुर्भुज की एक सम्मुख भुजा, एक समांतर चतुर्भुज भुजाओं की सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज मैं तुमको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, साथ में उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो वही इसमें बताया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत।
ओके, आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो ध्यान से, आगे दिया हुआ है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये वही चीज मैं आपको बता चुका कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज उसे कहा जाता है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, प्रत्येक का मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी युग्म है, अब जाहिर सी बात है समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 का मतलब कि 2 2 का युग्म बनेगा, मतलब कि 2 2 का पेयर बनाने पर कितने का बनेगा, तो 2 ही युग्म बनेंगे। तो एक चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म समांतर होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होता है। और एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसका सिर्फ एक युग्म समांतर होता है वो समलंब चतुर्भुज, और एक ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये थे समांतर चतुर्भुज के गुण। क्या है पहली कंडीशन कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 बराबर 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, और साथ में समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। और याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के एक ही तरफ के दोनों एंगल, एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। सर जी कैसे देंगे, एक पड़ा का देखो, ये है आपका समांतर चतुर्भुज, एक ही तरफ के एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, ये और ये, या फिर ये और ये, है ना। तो इन दोनों का सम करोगे तब भी 180 होगा, अगर इन दोनों का सम करोगे तब भी 180 होगा, अगर आप इन दोनों का सम करोगे तब भी 180 आएगा, और इन दोनों का सम करोगे तो भी 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसके समांतर, तो ये पहले लाइन एक ही तरफ की इंटीरियर एंगल, अगर ये और ये ले रहे हो तो ये आपकी हो गई तिरक रेखा, तो ये दोनों का सम 180 हो गया। उसी तरह से अगर आप ये वाला और ये वाला ले रहे हो तो ये तिरक रेखा हो गई, तो इन दोनों का सम 180 हो जाता है, और उसी तरह से ये दोनों का भी सम 180 हो जाता है। इस वजह से ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांग सम, सॉरी 180 हो जाता है इनके एंगलों का सम, ठीक है ना। अब आपके पास क्वेश्चन अगर कभी भी इस तरह आ जाए, ये कह दिया जाए आपसे कि ये वाला 40 डिग्री है, इसके सारे एंगल बताओ, आपको सिर्फ एक एंगल दे दिया गया 40 डिग्री, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक एंगल 40 डिग्री है। चलो इधर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास दे दिया गया कि एक जो है इस तरह से समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, और इसका एक एंगल 40 डिग्री है, तो बाकी सारे एंगल बताओ, तो नहीं बता पाओगे, बहुत आसानी से बता लोगे। अभी मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से एंगल ए बराबर एंगल सी, तो एंगल सी भी आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये 40 तो ये भी 40। उसके बाद मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का भी सम 180 होगा। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों का सम 180, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, तो ये CD AD ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए और एंगल डी इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, जिसकी वजह से एंगल ए दिया है 40 प्लस CD आपका एंगल डी निकल आएगा बराबर 180। तो ये एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 40 उधर जाएगा घट जाएगा 180 से, तो 140। इसका मतलब कि ये वाला एंगल आपका 140 हो गया। जब 140 होगा तो ये भी 140, क्योंकि हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशंस भी फॉलो अप हो जाएगी। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको यहाँ तक किस तरह का दिक्कत हुआ, क्या आपको यहाँ तक किसी भी तरह का, किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो आप मुझे बता दो, और अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपको दिक्कत ही नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, और अगर दिक्कत हुआ तो मुझे बताओ क्यों दिक्कत हुआ, बताइए। तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूं इसी तरह का, और देखता हूं कि क्या आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे या फिर लटक जाओगे। आपके पास एक फिगर है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपके पास एक फिगर दिया, समांतर चतुर्भुज का ही एक फिगर है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है ना। ये है ABCD। मैंने इसमें कह दिया कि इसका जो ये वाला एंगल है, ये इसको मैंने जो ऐसे बढ़ा दिया इस लाइन को, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बन गया 70 डिग्री, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है इसके सारे एंगल, एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा, एंगल डी क्या होगा।
इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये वाला कोण पता हो जाए तो सम्मुख कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, और आप इस चीज को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और इन दोनों का सम कितना होगा 70 और इस अंदर वाले का सम 180, क्योंकि रेखीय युग्म के जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। रेखीय युग्म के जो कोण होते हैं उन सभी का सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है बच्चों? 180, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, यहां पर इस एंगल को बात करें तो इस एंगल का नाम कुछ दे दें, ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बाहर वाले का इसका भी कुछ दे दें या फिर डाल दें, तो सी बी एफ इक्वल टू 180। तो लिख देना बिकॉज रेखीय युग्म लिख देना, ठीक है ना। अब ए बी सी कितना है आपके पास? यही तो निकालना ही है। तो एंगल ए बी सी ये क्या बना दिया मैंने, और ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी आप निकाल दोगे तो आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल ए बी सी आपने यहां से निकाल ही लिया, कितना? 110 डिग्री। 110 डिग्री आ गया। बताओ, अब यहां से जब आपने एंगल ए बी सी निकाल लिए 110, इसका मतलब आपने इस एंगल तक पहुंच गए। अब जब एंगल बी इतना, तो एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब आपको ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, तो आप इसको निकाल सकते हो क्योंकि ये और ये समांतर, ये तिर्यक रेखा। तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180 हो जाएगा। मतलब कि एक एंगल ए हमें निकालना है, एंगल डी हमने पता कर लिया 110 बराबर 180। मतलब एंगल ए बराबर 110 180 से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70। यानी कि ये वाला एंगल आपका 70 हो जाएगा। या दिमाग लगा लिया करो कि अगर ये 180 है तो कितना हो कि दोनों का सम 80 हो जाए 180, तो जाहिर 70 होना चाहिए, तभी दोनों का सम 180 होगा। जब ये वाला 170 आ गया तो ये वाला भी 70 ही होगा। फिर से वही काम, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बताइए, क्या आपको यहाँ तक किसी भी तरह का दिक्कत हुआ? मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को करने में कामयाब हो गए होंगे, और उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले ही कर लिया होगा। तो बताइए, आपको इस तरह क्वेश्चन करने में क्या ये दिक्कत हो सकती है? अब कभी नहीं दिक्कत नहीं होंगी। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। अब हमारे पास बात ये आती है, हमारे पास अब बात ये आएगी बच्चों कि जो हमारे पास अभी हमने सिद्ध किया है, सिद्ध ये करना है क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो बराबर या दो सर्वांगसम लिख सकते हो। बराबर की जगह पे आप लिख दो सर्वांगसम। दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, त्रिभुजों में बांटता है। ये करना है आपको। कहता है सिद्ध करो कि किसी समांतर चतुर्भुज का जो एक विकर्ण होता है उसे दो बराबर या फिर समांतर सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बहुत ही लाजवाब तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आप बना लो एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने बना दिया ये, ठीक है ना। ये बना दिया मैंने समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। ये है आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसका मैंने एक विकर्ण भी यहाँ पर मिला दिया, मैंने इस विकर्ण को इससे मिला दिया। तो आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज आपको दिख गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ए डी सी। तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए? डी सी। सी डी ए लिख देते हैं, सी डी ए। तो मुझे इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांगसम दिखाना है। तो अब इस त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं
पहला वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज की ए बी साइड उस त्रिभुज की डीसी साइड के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर इस त्रिभुज की ए बी सी की बीसी साइड आपको दिख रहा है उस त्रिभुज के एडी साइड के बराबर, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ऐसा हुआ, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है इसलिए लिख लूंगा। अब उसके बाद तीसरा AC बराबर AC, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, मतलब क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसकी वजह से बराबर। अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के, क्योंकि आज यस सर्वांग समता नियम से, और यही आपको प्रूव करना था। तो देखो कितना आसानी से हमने छोटे से क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया, मात्र 1 भी मिनट नहीं लगा, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, भुजाएं बराबर होती है, प्रमेय होती है, बराबर होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया और बहुत ही आसान था भाई। एक चतुर्भुज को मिला दिए तो ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समूह भुजा है, ये भी इसके बराबर होगा, समूह भुजा है, ये दोनों में कॉमन हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यही चीज था। आप अगर इसको मिलाते तब भी आप ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रूविंग कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कहीं पर भी अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को बताइएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। तो इसीलिए क्वेश्चन को करते रहो बेहतरीन तरीके से, जहां पर भी दिक्कत हो कमेंट कर डालो, भर दो कमेंट को कर करके बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोग को इस क्लास में कैसा लगा, मजा आया या नहीं मजा आया, आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और बाकी हम मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। और मैं जो हमेशा कहता हूँ कि जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फक्र को फक्र में बदलना है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो शिद्दत ईमानदारी के साथ। नहार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। तो बस मिलते हैं आपसे जल्दी नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।